सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Dunya Bowl है another exciting episode for you. We've lined up and यकीनन आज का दिन बड़ा important है क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इश्यूज डिस्कस करें, न्यूज़ को डिस्कस करें, सिनारियोज इकोनॉमी के डिस्कस करें, पहले हम चलते हैं वर्दा के पास जिनके पास हैं ट्विटर ट्रेंड्स और आज इनका फेवरेट ट्रेंड चल रहा है 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस। ये मेरा फेवरेट ट्रेंड क्यों है तलहा, ये मुझे पता नहीं चला, पहले मुझे ये बताएं। देखिए मुझे अभी पता चला कि आप जब ऑफिस से घर आ रही थी तो आपने पूरा वक्त ट्विटर को मैं देखा। ऑफिस से घर नहीं आ रही थी, मैं घर से जब ऑफिस आ रही थी। सुबह का वक्त है, मैं कॉफी पी रहा हूँ ना, अच्छा, आंखें हाँ, खुलने वाली है। जी, नहीं, तो जब आप ऑफिस आ रही थी तो आपने पूरा वक्त ट्विटर को देखा, तो फिर 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस जो ट्रेंड चल रहा है। ये सिर्फ मेरी आदत नहीं है, ये मेजॉरिटी लोगों की आदत है। जब हमें पता करना होता है कि आजकल क्या ट्रेंड में है, क्या अपडेट चल रही है, तो हम लोग सोशल मीडिया उठाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, तो आपको पता चल जाता है कि पूरे दिन में जी आज किस पे डिस्कशन होने वाली है, क्या बात होने वाली है। तो जब मैं ट्विटर अपना देखा तो ट्विटर में टॉप ट्रेंडिंग में आज था 100 मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन 2022 एग्जैक्टली फेसेस। और जब आप इमेजिन करें, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो क्या देखा मैंने? क्या देखा आपने? सिर्फ और सिर्फ खान साहब की तस्वीरें थी। मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑफ 2022 ट्विटर पे जो ट्रेंड में है आजकल बहुत ज्यादा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीरें। मैं ट्विटर खोला हुआ भी है अपने मोबाइल पे, आप देख सकते हैं। और जितना आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, हाँ क्या तस्वीरें खान साहब की आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। और बहुत नीचे तक अगर मैं स्क्रॉल करती चली हूँ तो जाके फिर बीच में लोगों ने रैंडमली कुछ और तस्वीरें डालना शुरू कर दी हैं, लेकिन खान साहब सबके फेवरेट है और मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑफ 2022 करार दे इस बात में कोई शक नहीं है कि खान साहब की पर्सनालिटी, उनकी लुक्स, इंतहाई चार्मिंग पर्सनालिटी, डायनामिक लुक्स, जो देखता है उनके शहर में तारी हो जाता है। लेकिन इससे एक और चीज़ साबित होती है वर्दा कि ये ट्रेंड क्रिएट किया गया है। बहुत सारे लोग अगर मिलके एक ही ट्रेंड क्रिएट करना चाहें तो इस तरह करते हैं और ये ट्रेंड्स क्रिएट होते रहते हैं। आजकल जो ट्विटर का ट्रेंड आ रहे हैं ना, आप नोट कीजिए, रोज अपडेट हो रहे होती है और रोज किसी टारगेटेड कहते हैं ना मिशन के साथ चल रहे होते हैं कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, हमने ये टारगेट अचीव करना है, हमने आज ये ट्रेंड बनाना है, हमने आज ये ट्रेंड बनाना है। उसके ऊपर हम इदारों के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए, हमें उनका अदब रखना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मुआशी हालात है, वो मजबूर कर देते हैं लोगों को। इसीलिए शायद वो कहते हैं यार कुछ खूबसूरत चेहरों का जिक्र करते हैं, लोग खुश हो जाएंगे और लोग खोलते हैं कि मैं बहुत फेसेस देखूंगा क्योंकि 100 फेसेस लिखा हुआ है, आता सिर्फ एक ही चेहरा है। अच्छा, दूसरी बात है तला, सिर्फ मईशत के हालात नहीं, पूरे ओवरऑल अगर हम मुल्क की सिचुएशन की बात करें जिसमें हमारे पास ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और बिजली तो है ही नहीं, 20-20 घंटे ज्यादा की लोड शेडिंग हो गई। और सोने पे सुहागा हमारे वजीर आजम साहब की अब रिटाई देखिए माशाल्लाह से कि उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया इस चीज का कि जी जुलाई में मजीद लोड शेडिंग बढ़ सकती है। और क्या बढ़ाएंगे भाई, अब तो बिजली पंखे तारे सब काट दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइट 20 घंटे ना आए, लेकिन बिल आपका 25-30 हज़ार से कम में आएगा नहीं। और घर में एसी चलता है जो चलेगा नहीं, खाली लगा हुआ है दीवार पे एक फोटो फ्रेम की तरह, तो भी आपका बिल 50 हज़ार से एक्सीड करेगा। ये तो हालात है मुल्क के, तो बताएं इंसान कहाँ जाए तलहा। इत्तेहादी अगर नाराज हो जाएं तो वजीर आजम क्या करते हैं, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। अवाम अगर नाराज हो जाएं तो फिर वजीर आजम क्या करते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आपको बताएं, नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले पीटीआई भरपूर एक्शन में, कप्तान तख्ते लाहौर फतह करने की तैयारी में है, टाइगर्स को धांधली से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मॉनसून कमिंग सून, मुल्क भर में बादलों ने एंट्री दे दी, कभी भी कहीं भी बरस सकते हैं। शुमाली और वस्ती पंजाब के साथ साथ कराची में भी बारिशों की पेशगोई। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आईसीसी के एलीट पैनल अंपायर असद रऊफ ने साबित कर दिखाया, घर चलाने के लिए पुराने कपड़ों की दुकान चलाने पर मजबूर। और क्लासिकल म्यूजिक का बड़ा नाम करम अब्बास बनेंगे आज दुनिया बोल है के मेहमान, मारूफ क्लासिकल सिंगर से मुलाकात करवाएंगे। राइट, कल गुज़िश्ता रोज बड़ा हैपनिंग डे था वर्दा, कुछ वजूहात हैं। एक तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी से तमाम जमातों ने इख्तलाफ किया कि आपने हमारे साथ जुल्म किया है, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जो उनके अपने इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी के,
उनको भी चोट लग गई और उनकी चोट पर मरहम पट्टी भी नहीं की गई। खैर, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो अपोजिशन नेशनल असेंबली में है, इत्तेहादी जो नेशनल असेंबली में है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, जिसमें असलम भूतानी साहब थे, खालिद मक्सी साहब थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दूसरे लोग थे। तो इन सब लोगों ने जब एहतजाज किया तो वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब फौरन से हरकत में आए। उन्होंने 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद अपनी मीटिंग रखी ऑफिस में, और रात को उनके लिए इशाया रख लिया, डिनर का भी एहतमाम हो गया। सरकारी खर्चा यार, खाना खिलाओ, को मसला थोड़ी ना है, अवाम का पैसा है, सब मिलके खाएं। और सोचिए कि जब इत्तेहादी नाराज हो जाएं तो इतना एक्शन हो रहा है, अवाम नाराज हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक्शन हो रहा है? एक एक्शन हुआ है, एक एक्शन ये हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का एग्जिट नजर आ गया है सबको। सबको मालूम पड़ गया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब अब ज्यादा देर वजारत खजाना के कलमदान को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इज क्रिस्टल क्लियर। हम जानते हैं इस वक्त अवाम का हाल क्या है। नून लीग ने घुटने टेक दिए IMF के सामने, जो हुक्म मेरे आका कहकर उनके सारे अहकामात माने जा रहे हैं। अवाम को बिल्कुल मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। अवाम गरीब है, अपना काम खुद करें, भले मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपकी तो फैक्ट्रीज चल रही हैं कैंडीज की, चॉकलेट्स की, और उनके लॉलीपॉप बिकता है, उनके लॉलीपॉप बिक रहा है, आवाम को भी वो लॉलीपॉप दे देते हैं। तो खैर ये चीज अब हमें देखने में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगी मुश्किल ही लग रहा है तलहा कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब चले भी जाए, उनकी जगह कोई और आ जाए, तो भी मुझे लग रहा है कि मिफ्ता इस्माइल इज जस्ट अ डमी फाइनेंस मिनिस्टर। आपको मैं बताऊं कि सारे डिसीजंस पीछे से नवाज शरीफ साहब, सागदार साहब वहां से फैसले करते हैं, लंदन से वो शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता साहब को कनेक्ट करते हैं कि भाई ये फैसला हमारा आ गया है, अब आप ये कदम उठाएं। लेकिन सैडली हमें सोचना होगा कि क्या ये कदम जो उठाए जा रहे हैं ये हमारे मुल्क के मुफाद में है या सियासी और जाती मफाद। पहले एक बहुत ही मशहूर कहावत थी गरीब के लिए, कहते हैं कि जी दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। अब तो दाल रोटी की मिसाल भी नहीं दे सकते, क्योंकि दाल रोटी भी इतनी महंगी हो गई है कि उसके बारे में भी कहेंगे कि जी अब तो खाली रूखी सूखी भी नहीं कह सकते। आप माशाल्लाह से अपना घर चलाती हैं, सारा कुछ देखती हैं, शेफ हैं, आपको सारे उनका खाने की चीजें होती हैं, ग्रोसरीज का रेट्स पता होगा। तो यकीनन इस वक्त जो महंगाई है, जो तेल है, कुकिंग ऑयल, वो 300 से 600 रुपए का हो गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब गुज़िश्ता रोज रात को टीवी पर बैठ के बोलते हैं 300 रुपए कुकिंग ऑयल है। कहां पर है? यूटिलिटी स्टोर्स पर, जहां पर 2 घंटे लाइन में लगोगे और फिर बोलोगे माल खत्म हो गया। वहां भी नहीं मिलता, वहां भी आप जाएं लाइन में लगे ना, आधे घंटे बाद आपको कहते हैं कि नहीं मिल रहा वहां पे। खैर गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी ले लेते हैं। राइट, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली खान साहब मौजूद हैं, रहनुमा PTI हैं जी। राइट, नियाज़ी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए कि इस वक्त मुल्क हैं, ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर के चेंज होने की बातें आ रही हैं, अवाम का खून निकाल दिया गया है, शब खून उनको मार दिया गया है, सियासत की खातिर बहुत कुछ किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा बाप के जो रहनुमा हैं आपके असलम भूतानी साहब हुए, खालिद मक्सी साहब हुए, खालिद मुफ्ती साहब, उन्होंने जब एहतजाज किया असेंबली के फ्लोर के ऊपर, तो 1 घंटे के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुला ली, रात को उनके लिए इशाया कर लिया, 11 बजे वो टीवी पर आ गए। अवाम नाराज होते हैं तो कुछ नहीं होता है, इत्तेहादी नाराज होते हैं तो आसमान सर पे उठा लिया जाता है। नियाज़ी साहब, पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाह रहा, बल्कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सबको वो चाहते हैं कि ये हमारी जान, क्योंकि अगर आप देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले के क्या हालात थे और आज मुल्क के अंदर जितना महंगा पेट्रोल, डीजल और हर किस्म की आप बिजली, अब तो लोग जो है वो डेली आप बेसिस पे अगर आप चैनल्स देखें, आप पूरी रिपोर्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हर जगह से आपको सुसाइड करते लोग नजर आएंगे। और बड़ी तकलीफदेह बात है कि आज लोग जो 2 वक्त के खाना खाते थे उन्हें अब 1 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। जो सफेद पोश लोग थे वो अब हैंड टू माउथ हो गए हैं। तो ये हालात तो बड़े ही गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके जो सिस्टम है वो ख्वाबों ही से चलता है। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, इनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर 2 मेंबरान असम्बली जो इनके हैं वो अगर बात करें तो समझते हैं कि शायद हमारी गवर्नमेंट चूंकि जाने वाली है, इनके पास अक्सरियत तो वैसे ही नहीं रही, चलो ये अपने ख्वाबों के जरिए किसी में काबू रख सकते हैं। सही। अमजद साहब, 2 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो आप बताइए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इलेक्शन में धांधली हो रही है, जिस तरह से हुकूमत आवाम का खून चूस रही है, और उसके बावजूद भी जो सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकिल कोशिश कर रही है, और सिर्फ तमाम आवाम, अगर सब किसी भी आम आवाम की आवाज़ सुने तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रही है कि आपकी हुकूमत में हालात बहुत बेहतर थे, बिजली नहीं जाती थी, गैस आ रही थी, पानी का मसला नहीं था, अब तो बेसिक नेसेसिटीज़ ही हमसे
छीन ली गई हैं, तो आगे आने वाले आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आप लोगों का फर्दर प्लानिंग्स क्या हैं? उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आपको बताएं कि 2 जुलाई को, इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, आज से कुछ दिन पहले। अब फिर इसी तरह हमने रखा है 2 जुलाई को, ताकि लोगों को जो अपना हक जो है उसको मैं समझता हूँ इस वक्त छीनने की बात हो रही है। लेकिन अमजद साहब, प्रोटेस्ट से आपको लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपको लगता है कि प्रोटेस्ट से कोई फायदा होता है कि हुकूमत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आवाम प्रोटेस्ट करती है आप लोगों के साथ, फिर दोबारा से अपने अपने घर और वही रूटीन शुरू हो जाता है? हुक्मरान अगर अपने कान आंख दिल बंद कर लें तो इससे तो हालात नहीं, लोगों के जो मसाइल हैं वो अगर ये चाहते, संजीदगी के साथ चाहते, लेकिन इनको तो NRO चाहिए ना, इनको अपने केसेस से, FIA से या दूसरे नैब से छुटकारा चाहिए। लोगों से क्या लेना देना है, लेकिन लोग जब उठ खड़े हों तो यकीनन कौमें जो है अपना हक लेना जानती हैं। ये बताइए नियाजी साहब, एक थोड़ा सा छोटा टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वो ये है कि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान के सूबे में ईरानी पेट्रोल मिलता है, ओपनली मिलता है, और वो पंप्स बने हुए हैं वहाँ प्रॉपरली, ईरानी पेट्रोल पंप्स, सस्ता भी होता है। वो क्या वजह है कि हम आज तक ईरान से पेट्रोल नहीं ले पाए हैं? बलूचिस्तान को मिलता है, बाकी सूबों को नहीं मिलता, बाकी सूबों में स्मगल होकर छुप छुप के जाता है और फिर पेट्रोल दूसरे पेट्रोल पंप में मिला दिया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में ओपनली सेल किया जाता है। हम क्यों नहीं इसको लीगल कर देते, क्यों नहीं इसको पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल कर देते, ताकि सस्ता पेट्रोल लोगों को मिल सके? आवाम को कोई चीज़ सस्ती देनी नहीं है, सिर्फ जी हुजूरी करनी है शायद। बिल्कुल, इसमें आपकी बात दुरुस्त है कि हम बेसिकली, चूंकि हम यही तो कह रहे हैं ना कि अमेरिका अगर हमें डिक्टेशन देना चाहता है, हमें चाहिए कि हम एक हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ें। और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का क्या मतलब है कि आपने किसी के साथ ट्रेड करना है तो आज़ादाना करना है, ठीक, चाहे वो रशिया हो, चाहे ईरान हो, या अपने नेबर का, आपको जो फायदा है ना आप उसमें करें। लेकिन जब गुलामी में होता है तो गुलाम को कोई इजाजत नहीं होती। लेकिन न्याय साहब, आप लोगों ने भी तो नहीं किया। न्याय साहब, आपके दौरे हुकूमत में भी, न्याय साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में भी नहीं हुआ। मेरी बात सुने ना, हम जब रशिया गए तो आपने रिजल्ट देख लिया ना, तो वो तो फिर आपकी गवर्नमेंट को ही निकाल देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है न्याय साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जब से PTI के स्टैंड के ऊपर आके छोटी सी तकरीर की और बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, उनको बड़ा टारगेट किया जा रहा है कि जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो शामिल हो गए हैं PTI में, अब सामने आ गए हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए जनरल साहब, एक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी है, ग्रुप पाकिस्तानी है। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करता है, उसकी सॉवरेनिटी की बात करता है, उसकी नजरियाती सरहदों की बात करता है, उसकी जो है वो उसकी लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता है, तो उसे समझता है कि ये शायद PTI की बात करे। हालांकि हर पाकिस्तानी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, इमरान खान बात कर रही है, हर पाकिस्तानी की आवाज है। अगर कोई नहीं समझ रहा तो मैं समझता हूँ उसने अपने जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी है। देखिए, रियलिटीज के साथ तो यही है कि पाकिस्तान को अगर आपने एक रियल पाकिस्तान बनाना है, जो विजन था, कायद-ए-आज़म का विजन था, जो अल्लामा इकबाल का विजन था, उसको अगर हमने लेके चलना है तो फिर पाकिस्तान तो वही है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है। सही। अच्छा नियारी साहब, सिंध और सवात में अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद 17 जुलाई को पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कितने मार्जिन से शिकस्त देने का इरादा है? और लोग ये भी कह रहे हैं कि सर PTI ने मेहनत नहीं की सिंध के इंतखाबात में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत की जाए, लेकिन आपको मालूम है कि वहाँ पे उन्होंने जो सरकारी मशीनरी और सिस्टम को जरगमाल बना लिया है। और आपके इल्म में होगा कि पोलिंग एजेंट्स को बैठने भी नहीं दिया गया। तो फिर वहाँ पे आप देखें, वहाँ तो एक मैं कैसे रियासती दहशत गर्दी तो नहीं कहता, सरकारी दहशत गर्दी जरूर कहूँगा, कि उसे मचा के वहाँ से तो एक मुका का रिजल्ट लिया गया है। और यही तो हम कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब की बात, जो अगर आप गौर समझे, पिछले दिनों जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्हें अपनी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको अपनी विल और विश के मुताबिक फैसला करने दिया जाए।
ये साफ शफाफ इलेक्शंस की बातें सर हम बचपन से ही सुन रहे हैं और अब रटी रटाई सी बातें लगती हैं सर। हर कोई साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहता है, लेकिन सैडली हमारे मुल्क में होते नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फेलियर पे, इस फियास्को पे आप लोग क्या कर रहे हैं? अदालत में जा रहे हैं, को अपील कर रहे हैं? देखिए हम तो यही कह रहे हैं, देखो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसकी बी टीम है। हालांकि इसका काम था, ये तो आर्बिट्रेटर था, ये हमारे दरमियान जो मैं समझते कुल होता है इदारा, जिसने लोगों की विल और विश को प्रोटेक्ट करना होता है कि वो हकदार को अपना हक मिले, जो जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, जिसको अवाम मुंतखब करना चाहती है, उसको अपना लोगों की आवाज को उस ईवान तक जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हर दौर के अंदर जो है वो तलवार से गर्दन काट दी जाती है और लोगों का हक जो है उनको नहीं मिलता। कुर्बानी देनी होगी नियाज़ी साहब, खून मांग रहा है, लहू मांग रहा है इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा नहीं किया, धांधली हुई है मुल्क के मुआशी हालात में, नीयत ही नज़र नहीं आ रही हुक्मरानों की कि वो सूरत हाल को बेहतर करें। और इस वक्त अगर सिचुएशन बेहतर नहीं भी तो न जाने हम कहाँ जाके खड़े होंगे। हम सबको पता है कि क्या हुआ है, वीडियोस वायरल हुई हैं, अवाम को पता है, हुक्मरानों को पता है, सबको पता है कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से बेदर्दी से अवाम का खून चूसा जा रहा है। हुकूमत ने हर इदारों पे, बड़े इदारों पे हुकूमत के अहदेदार जो हैं वो फाइज हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है किसी का ज़मीर नहीं जाग रहा, किसी का ज़मीर नहीं जाग रहा, किसी का ईमान नहीं जाग रहा। हर कोई भाग रहा है शॉर्टकट्स की तलाश में, 2 नंबरी की तलाश में। हम 2 नंबर में नंबर 1 मुल्क बन चुके हैं सैडली, लेकिन आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक टॉप गन की स्टोरी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने तैयार की, जरा वीडियो प्ले कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। जी, हॉलीवुड की मूवी आपने देखी है? बड़ी मशहूर मूवी है। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन की जो है दुनिया भर में $1 अरब कमाने में कामयाब हो गई है, और ये टॉम क्रूज की पहली मूवी है जो अरबों डॉलर्स को टच करती है। नहीं, पहले भी कमाया, पर टॉप गन ने बेसिकली $1 बिलियन का बिजनेस कर लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच इज अनदर ह्यूज अचीवमेंट। आजकल के दौर में कोविड के बाद मूवीज इतना बिजनेस नहीं कर रही थी। 27 मई को मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद ही दुनिया भर में छा गई। पाकिस्तान में बड़ी पसीराई हासिल हुई, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा बिजनेस इसने किया है, क्योंकि एक तो आप जानती है ना, जिस तरह 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस जो इस वक्त ट्विटर पे चल रहे हैं, उसमें इमरान खान की शक्ल इसलिए आ रही है कि बहुत सारी खवातीन उनकी दिलदादा हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब भी उनके जल्द से जुलूस होते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा खवातीन का आता है जो सिर्फ उनसे प्यार करती हैं भरपूर। आप उनसे बात भी करेंगे तो बोलेंगे मुझे इमरान खान से शादी करनी है। उसी तरीके से दुनिया भर में टॉम क्रूज के चाहने वाले और टॉम क्रूज से प्यार करने वाले बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यकीनन 80 की दिहाई से ये मशहूर हुए थे और आज तक ये एक सुपरस्टार हैं। और बड़ी बात ये बूढ़े नहीं हो रहे। तलहा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि टॉम क्रूज की अंदाजन एज कितनी होगी? He must be around 65. 65। तो आप ये चीज मानते हैं कि आप भी इस एज में ऐसे ही फिट रहेंगे जैसे खान साहब हैं और टॉम क्रूज हैं? अल्लाह करे, अल्लाह करे। मुश्किल है, क्योंकि हम जो हवा ले रहे हैं अपने जिस्म में, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत डाउटफुल है, एंड द फूड क्वालिटी इज ऑन द डिक्लाइन कंटिन्यूअसली, व्हिच इज वेरी डेंजरस। अल्लाह खैर करे कि हम अपनी फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी को बेहतर करें। इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम में बार बार एग्रीकल्चर का जिक्र करते हैं, क्योंकि फूड is a serious concern right now. खान साहब भी इसी मुल्क में रहते हैं, और क्यों इस तरह से उनकी डाइट क्या है, ये मैं तलहा से थोड़ा डिस्कस करती हूँ। आप जाके लीजिए एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद कंटिन्यू करेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो तलहा, आप बताएं, आप क्या डाइट? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ब्रेक में मैंने तलहा की अच्छी खासी जो है वो डाइट प्लान जान लिया है कि क्या तलहा लेते हैं क्या नहीं। मैंने को एग्री कर लिया है कि जब ये 60 साल की उम्र में पहुंचे तो हमें ये फिट एंड फैट या फिट फाट इमरान खान बनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मौसम की सूरत हाल का हम डिस्कशन अब करेंगे मौसम के ऊपर। और यकीनन हम जानते हैं कि एक तो बारिशों का सीजन थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन मजीद मानसून का सीजन आने वाला है, जिसके लिए अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं, तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कराची में गर्मी का राज बरकरार है, हब्स का जोर टूट नहीं रहा है, और नमी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम समुद्र के करीब मैं रहता हूँ, आप थोड़ा दूर रहती हैं तो आपको नमी फील नहीं होती, लेकिन बारिशों की हमें शदीद जरूरत है इस वक्त कराची को, और सिंध में भी स्पेशली, क्योंकि पानी की कमी है। ज़राअत के हवाले से तरपेला मंगला में लेवल्स तो बड़े हैं, लेकिन वी नीड मोर वाटर, मोर रिजर्वॉयर्स। मुझे वो डैम याद आते हैं
जब भी बारिशों का जिक्र होता है ना, डैम बनाओ, पैसे निकालो, डैम बनाओ, लेकिन बड़े अभी पैसे निकाले सुनने डैम में में। ये आ रहा है डैम नहीं कराची में बना। मानसून का पहला जो स्पेल है वो 30 जून से शुरू हो जाएगा और फिर ये आगे जारी रहेगा एक हफ्ते तक। और बारिश होती है, नहीं होती है, कब होती है, हमेशा हमें प्रेडिक्शन तो की जाती है कि जी जनाब आज बारिश हो जाएगी या 30 जून से बारिश हो जाएगी जो 2 जुलाई तक रहेगी शाम में। लेकिन हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो पता नहीं प्रेडिक्शन सही कर नहीं पाते, बारिश हमेशा बाद में होती है। मुझे तो लगता है हम वो बादल जान देख के लेते हैं। बताते हैं हाँ अब बारिश होने वाली है 15 मिनट के डिस्कशन करेंगे। अब आगे हमारे साथ मौजूद है मेट ऑफिस से सरदार सरफराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए कराची वालों को ना थोड़ी सी वो आदत है कि आप लोग जब कहते हैं ना कि बारिश आ रही है तो वो कहते हैं नहीं सच्ची बताओ, नहीं सच्ची सच्ची बताओ, नहीं वो शेर आया शेर आया शेर आया। तो भाई मुझे आप प्लीज सच्ची सच्ची बताएं बारिश कब आ रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए इंशाल्लाह कराची में ख़ासकर, वैसे तो सिंध में और अपर पाकिस्तान में तो 1 तारीख से कुछ मानसून हवाएँ दाखिल होंगी। शुमाली लाहौर से ऊपर के जो इलाके बनते हैं, गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद वगैरह की तरफ। सिंध में थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में 1 तारीख से 1 जुलाई से इम्कान है कि मानसून हवाएँ दाखिल होंगी और वहाँ से एक तरह से इनका रूट बनेगा। और फिर कराची की तरफ मतलब 1 और 2 को इंटीरियर सिंध में, और फिर कराची को आप कह लेंगे 2 तारीख की रात से या 3 की सुबह से इम्कान है। 3, 4 और 5, 2 से 3 दिन का स्पेल है, अच्छा स्पेल है ये। तो सरफराज साहब ये बताइएगा कि 2-3 दिन का जो बारिश का स्पेल है उससे गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी होगी वाकई, या फिर मजीद जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, हब्स बढ़ेगा, मजीद गर्मी बढ़ेगी? I will add to this as well, सरदार साहब। वो भी है ना कि पिछली बारिश हुई थी कराची में ना तो कुछ ज्यादा ठंडी बारिश थी ना, लोगों को एकदम से ठंड लगना शुरू हो गई थी। यार इतनी ठंडी बारिश कैसे आ रही है? जो लोग नहाए थे उनको ज्यादा लगी थी। हाँ, उसमें असल में कुछ कंपोनेंट शामिल था। वेस्टर्ली वेव जो थी ना, तो उस वजह से अपर एयर से कुछ नीचे इंट्रूड कर रही थी, कह लें आप, अपर एटमॉस्फेयर से सरफेस की तरफ। कोल्ड एयर भी थी उसमें साथ में, तो इसलिए आपको शायद ठंड महसूस हुई हो। तो गर्मी का जो आपने पूछा, यस, इस बारिश के स्पेल से गर्मी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और ये जो करंटली चल रही है गर्मी, ये तो कल से उम्मीद है कि सबसाइड कर जाएगी काफ़ी हद तक, इंशाल्लाह। इसलिए कि ये जो सी ब्रीज है एक तरह से पिछले 2-3 दिन से कोई ख़ास नहीं चल रही। उसकी वजह यह है कि समंदर में एक सर्कुलेशन सी बनी हुई है इंडियन गुजरात के आसपास, तो उसकी वजह से सी ब्रीज एक तरह से रुकी हुई है, कोई उस तरह से चल नहीं रही। तो कल से या आज शाम से भी उम्मीद है कि बहाल होगी सी ब्रीज और उसमें कमी आ जाएगी। और कल से लो क्लाउड्स जो हुआ करते हैं कराची की फीचर है, और उसके साथ बूंदाबांदी या रात में हल्की बारिश। तो कल से तो ये इम्कान है, लेकिन 2 की रात से या फिर 3 जुलाई से ऑनवर्ड जो है 2 से 3 इंशाल्लाह। सरदार साहब मैं थोड़ा टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मेट्रोलॉजिस्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। जितने भी फार्मर्स से हम डिस्कशन करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया में कंटिन्यूसली वेदर साइकिल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स बड़े मुतासर हो रहे हैं, हमारी फसलें बड़ी मुतासर हो रही हैं। और कुछ लोग ऐसे ही मैंने देखे हैं सरदार साहब जो कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब कराची में बर्फबारी होगी। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे, वेदर साइकिल जो चेंज हो रही है सर? देखिए इस बारे में कहना तो खैर मुश्किल है। बर्फबारी तो नहीं होगी, जहाँ बर्फबारी यानी क्लाइमेट चेंज हो रही है या वेदर साइकिल जो चेंज हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या उसके पीछे आप कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का जो उसके असरात हैं, तो उस लिहाज से तो टेम्परेचर दुनिया भर के, यानी कराची का भी, पाकिस्तान का भी और दुनिया भर का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो जाहिर बात है बढ़ने से तो फिर मतलब जो हमारे खदशा ये है कि जो हिली एरियाज़ हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पर भी बर्फबारी उस शिद्दत की नहीं होती, कम होगी ग्रेजुअली। तो यस, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है कि आपके जो सेट वेदर पैटर्न्स हैं वो एक तरह से शेडर हो गए हैं। अब कोई चीज़ मतलब उस तसलसल से उस तरह से बिहेव नहीं करती। कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, कभी बिल्कुल नहीं पड़ती। कोई साल ऐसा गुजरता है, फिर इस दफ़ा आपने देखा कि बहुत अर्ली हीट वेव्स हम मार्च से शुरू फेस कर रहे हैं। एक तरह से मार्च, अप्रैल, मई बहुत ही गर्म गुजरे हैं 3 महीने। और जून में भी पहला हाफ जो था जून का, पहले 15 दिन समझ लें, 13-14 दिन वो बहुत गर्म गुजरे थे। उसके बाद बारिशों का कुछ सिलसिला शुरू हुआ। सही। सरफराज साहब ये बताइएगा कि अभी गर्मी की शिद्दत में आपने कहा कि कमी आ जाएगी। हम सबका एक बहुत ही मासूमों वाला सवाल है ख़वातीन का, स्पेशली कि बकरीद हमेशा हमारी किचन में गुजरती है या फिर गोश्त संभालने में गुजरती है। तो आप क्या कहेंगे कि 10 या 11 जुलाई को कह रहे हैं कि अमूमन गालिबन ईद उल अज़हा होगी, तो मौसम क्या खुशगवार रहेगा या गर्मी की शिद्दत रहेगी या मौसम कुछ बेहतर रहेगा? देखिए इसमें असल में मानसून हवाओं का या मानसून जो सिस्टम्स है, इसमें आप इतनी 10-12 दिन की जो प्रेडिक्शन बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौरान में कंडीशन चेंज होती रहती हैं।
तो फिलहाल तक का सिनेरियो तो ये है कि ये तो 3 से लेके 5 तारीख तक कराची में खासकर, और पूरे सिंध को आप लें तो पहली से लेके 4 तक बेशतर सिंध के इलाकों में, और फिर आगे बलूचिस्तान में भी तो 5 तक और 6 तक तो ये स्पेल रहेगा। फिर इसमें 2 से 3 दिन का 2 दिन या 3 दिन का गैप आएगा, और ईद के आसपास हो सकता है फिर एक स्पेल आ जाए। तो सरदार साहब, फॉर माय नॉलेज आपका ऑफिस जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन की प्रेडिक्शन एग्जैक्ट करता है? देखिए उसमें जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आज तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन ही है। आज 28 तारीख है, तो इसका मतलब है कि 4-5 दिन पहले मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 to 7 डेज हम बता सकते हैं। लेकिन जितना आपका लीड टाइम ज़्यादा होता है, यानी 7 दिनों की आप बताते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। 48 से 72 घंटे जो है ना, उसमें सर्टेनिटी वाला फैक्टर ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा आप यकीन से कह सकते हैं। जो 3 दिन पहले एटलीस्ट जो वेदर पैटर्न होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आती। तो 48 से 72 घंटे कीजिए कि मोर देन 90% आप श्योर होते हैं। और 72 घंटे से बियॉन्ड जब आप चले जाते हैं, तो इस तरह से फिर वो आपकी सर्टेनिटी। सरदार सरफराज साहब, आज 28 तारीख है, 2 दिन के बाद हम आपसे दोबारा आपको अपने प्रोग्राम में लेंगे 30 तारीख को, ताकि हम ज्यादा सर्टेन प्रेडिक्शंस पहली तारीख की आपसे ले सके और आपसे अपडेट लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे डी, और उन्होंने हमें बताया कि पहली तारीख से सिंध में बारिशों का स्पेल शुरू होगा। पहले अपर सिंध से आएगा, थर पार्कर से होते हुए कराची की तरफ, फिर कराची से वो बलूचिस्तान की तरफ जाएगा, और ये अच्छा स्पेल होगा। ईद उल अजहा भी कुछ ठंडी गुजरेगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर उन्होंने ये दी है कि कल से ही गर्मी का जोर टूट जाएगा। मेरी सबसे अच्छी खबर यही है कि गर्मी का जोर कल से टूट जाएगा, और हम खवातीन को स्पेशली ये जानने में इंटरेस्ट है कि बकरीद हमारी कैसी गुजरेगी, गर्मी में गुजरेगी या पसीने बहा बहा के आप इस बात से परेशान नहीं हो रहे हैं कि इस वक्त लंपी वायरस जानवरों में बढ़ रहा है? एग्जैक्टली, मैं अगली खबर यही देने वाली थी कि जी, क्योंकि अब क्योंकि हम बकरीद की बात कर ही रहे हैं, तो हम थोड़ी सी कुछ जानवरों की बात कर लेते हैं। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब साइड से जो जानवर आ रहे हैं उसमें लंपी वायरस ज़्यादा है, और मंडी की सूरत हाल भी बहुत बुरी चल रही है इस वक्त। कि मंडी में अगर देखा जाए, जो लोग रोज़ाना मंडी का तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे उनको पता होगा कि जानवर है मंडी में, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और ख़रीदार जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, 3-4 चक्कर तो लाजमी लगा रहे हैं, लेकिन अपनी जेब को देख के बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जानवर अभी लें या ना लें। हमारे नुमाइंदे हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पे मंडी में, तो उनसे जानते हैं कि सूरत हाल वहाँ की। हसीब, आगाह कीजिएगा हमें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानवरों के प्राइस कुछ कम हुए या अभी मजीद आसमान से बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, कीमतें तो किसी तौर पर जो है वो कम नहीं होती दिखाई दे रही। गो के मवेशी मंडी में 2,75,000 से ज़ायद जानवर जो है वो लाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो ये शिकवा करते हैं कि कीमतें जो है वो ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं, और किसी तौर पर जो व्यापारी हैं वो कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग जो है वो मवेशी मंडी में कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, रात भर से यहाँ मौजूद हैं, और कोशिश में यही है कि जानवर मुनासिब कीमत में मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ शहरी भी यहाँ पर, उनसे भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कीमतों का मामला तो किसी तौर पर सेटल हो ही नहीं रहा, किस तरह से जानवर की खरीदारी मुमकिन होगी? ये तो आसमान पे चढ़ी हुई है इस वक्त, क्योंकि जो जानवर पिछले साल हमने 1.5 का लिया था, इस साल तो वो 2.5 का मिल रहा है। तो इस साल तो कुर्बानी बहुत ही मुश्किल लग रही है। अब देखें, अभी भी हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, और जब से अभी तक घूम ही रहे हैं बस। अब देखें आगे क्या सिचुएशन बनती है, आगे क्या जाते हैं। अभी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, सुनने में आया कि यहाँ कोई पहाड़ी तो उस तरफ जाते हैं। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। तो बिल्कुल ये सूरत हाल है। लोग जो है वो यहाँ पर कोशिश में है कि किसी तरीके से जानवर की ख़रीदारी मुमकिन हो जाए, ताकि सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो अदायगी मुमकिन हो सके। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जानवर की मौजूदगी के बावजूद भी जो व्यापारी हैं वो कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं। व्यापारी हजरात जो हैं वो अपने खराजात बताते हैं। हसीब ये बताएं, एक बड़ा कंसर्न है तमाम तर लोगों का, वो ये है कि मुल्क में इस वक्त खासतौर पर बड़े जानवर में लंपी वायरस का खतरा आ चुका है, और वो बहुत कंटेजियस बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर को लगती है और बड़ी स्पीड से फैलती है। पहले भी आई थी, वैक्सीनेशन हुई थी, फिर दोबारा वो बढ़ रही है। इस वक्त मंडी में कोई ऐसी कंप्लेंट्स या सिचुएशन तो आपने नहीं देखी? हसीब, आवाज आई है हसीब आपको? हसीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम पूछ रहे हैं, कोई लंपी वायरस का केस तो रिपोर्ट नहीं हुआ मंडी से, कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा लंपी वायरस का वहां पे आपको?
देखिए जी, जहाँ तक लंपी वायरस के ताल्लुक है तो कराची की सुपर हाईवे की जो मवेशी मंडी है यहाँ पर जानवरों को अंदर दाखिल होने से कबल उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर इलाकों में जो है वो मवेशी मंडी गैर कानूनी तौर पर कायम है, वहाँ पर इस तरह कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मवेशी मंडी जो इंतज़ामिया है सुपर हाईवे की, इनके मुताबिक अब तक जो है वो तकरीबन 12 से 15 के करीब ट्रॉलर जो हैं वो वापस भेजे गए हैं, जिनमें हसीब सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टरों ने जो है वो हसीब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ऐसी इत्तलात हैं हसीब हमारे पास कि मंडी में भी जो आप कह रहे हैं ना स्क्रीनिंग होती है और चेकिंग होती है, वहां पर भी कायदे आज़म को सलाम पेश किया जाता है और स्क्रीनिंग से यूं पास कर दिया जाता है। स्क्रीनिंग की कंप्लेंट्स, हसीब मैं सवाल पूछ रहा हूं, स्क्रीनिंग में कहा जा रहा है कि रिश्वत चल रही है और लोग आराम से जानवर अंदर ले जाते हैं रिश्वत देकर, स्क्रीनिंग की कंप्लेंट्स आ रही हैं। आई थिंक इनको आवाज़ नहीं, टेक्निकल इशू है। अच्छा, तरह ये भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब साइड के जो जानवर हैं उनमें लंपी वायरस की कंप्लेंट्स आ रही है, बाकी दीगर जगहों से जो आ रहे हैं उसमें कंप्लेंट्स नहीं आ रही है, क्या इसमें कंप्लेंट्स देखें सिंध में भी हैं। मेरी बात हुई थी साजिद गुजर साहब से, शाकिर गुजर साहब जो हमारे डेयरी एसोसिएशन के सदर हैं सिंध में और बड़ा लीड करते हैं लाइफ स्टॉक का, कोई भी इशू हो शाकिर गुजर साहब को हम सर फहरिस्त देखते हैं। तो गुजर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि सिंध में सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी, पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाई गई थी, सारे जानवरों को वैक्सीन लगाई जा रही थी ताकि दोबारा लंपी वायरस सर ना उठाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ जानवर होते हैं लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, ऐसे एरियाज से वो वायरस दोबारा फैलना शुरू हुई है, मुल्क में फैल रही है। बहुत सारे व्यापारी बड़े परेशान हैं क्योंकि ऑफ कोर्स यही सीजन होता है जिसमें वो प्लान करते हैं कि अपना जानवर बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अगर जानवर को लंपी वायरस लग जाए तो फिर उनके जानवर के रेट नहीं लगते। एग्जैक्टली और नहीं, एक और बात ये भी है कि जब आप जानवर खरीद के लाते हैं तो लंपी वायरस जो दिखने में नजर आता है, लाइक वाजे होता है, वो उसको 3-4 दिन लेता है, तो ये भी एक बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि जानवर आप आखिर में खरीद के लाएं ताकि एटलीस्ट कुर्बानी कर दी जाए, वो वायरस जो है वो जाहिर ना हो। खैर, जब जानवरों की बात करें तो आगे बढ़ते हैं, और गर्मी की शिद्दत जिस तरह से है वो हम सब जानते हैं, गर्मी में इजाफे के बायस इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बिलबिला उठते हैं। ऐसे में कुछ लोगों की जानिब से उनकी मदद की जाती है और उन्हें कुछ खाना या पानी फराहम किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से एक स्क्वेरल है क्यूट सी, उसको पानी दे रहे हैं एक शहरी, और ये भी कितना सवाब का काम है। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि आप भी अपनी छत पे या अपनी टेरेस पे या फिर अगर कोई पिलर्स आपके घर में ऊंचे हैं वहाँ पे इस गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे दाना या फिर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, तो ये भी सदका जारिया है और बेजुबान जानवर को पानी पिलाना भी सवाब का काम है। पानी पिलाना इतना सवाब का काम है, वर्दा कहते हैं कि अपने वालिदैन को कहना चाहिए कि मुझे पानी पिलाइए। यकीनन बहुत सवाब का काम है और दुनिया भर में इस वक्त ड्राउट की सिचुएशन है, पानी की शदीद किल्लत है। अफ्रीका में कई जानवरों के पूरे रेवड़ पानी की किल्लत की वजह से मरे हुए हैं, इंसानों के लिए पानी की किल्लत पड़ रही है। दुनिया भर में ये सिचुएशन है कि इस वक्त जो उनकी ज़रई पैदावार है, जो वो एग्रीकल्चर से उगाते हैं, गंदम वगैरह वगैरह वगैरह, उस सब की शॉर्टेज होती जा रही है और उसकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें जो बेजुबान है उनका ख्याल रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने कहा, बहुत अच्छी बात की कि घर में पानी का प्याला, बाजरा ज़रूर डाला करें, और ये इंसानियत है और इंसानियत भी इस्लाम का एक सुतून है। बिल्कुल। और ये देखिए, मुझे इतनी वीडियो में आप देखें उसकी नीड कितनी है कि जब एक खातून ने पानी की बोतल स्क्वेरल के आगे बढ़ाई तो वो फौरन अपने दोनों आगे से हाथ खड़े करके, ये तो आप समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की वीडियो नहीं है, ये एक इंटरनेशनल वीडियो है, आई कैन टेल दिस। और आप जानती हैं कि टूरिस्ट स्पॉट्स पे जो एनिमल्स होते हैं वर्दा, वो बड़े डोमेस्टिकेटेड होते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो हमें खिलाएंगे, हमें पिलाएंगे। और स्क्विरल बड़ा एक अक्लमंद जानवर है, आपके मालूम है, नट्स बहुत पसंद होते हैं, वॉलनट स्पेशली, और बड़े कार्टून्स भी बने हुए हैं। हेज़लनट्स सारे घर के सभी नट्स शौक से खाते हैं। वो इंसान की पानी की बोतल से पानी पी रहा है तो अंदाजा करें वो कितने डोमेस्टिकेटेड हो चुके हैं। एग्जैक्टली, पानी की बोतल से खुद पानी पी रहा है और सोचें इसको गर्मी की शिद्दत कितनी ज्यादा वो तो दूर नहीं है, स्ट्रॉ से भी पी रहे होंगे, अब स्क्विरल होंगे। अगर आप देखें, अगर आप मरी की तरफ जाते हुए, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर आते हैं एक रास्ते में, नथिया गली जाते हुए, तो वहाँ तो पेप्सी की बॉटल्स भी जो है वो स्ट्रॉ से बंदर पी रहे होते हैं। वो बंदर पूरा रेड करते हैं, जितने भी होटल्स होते हैं, खिड़कियां खुली हुई होती हैं वर्दा, वो होटल्स के अंदर चले जाते हैं, जो भी खाने पीने का इतने डोमेस्टिकेटेड हो गए हैं कि उनको मालूम है कि यार हमें किस तरह जाना है। होटल के अंदर टूरिस्ट होंगे, बड़े खुश होंगे, हमें देखकर हम उनका खाना चुराएंगे और ले जाएंगे और खाने पीने को कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, क्लाइमेट का
ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसर्न है, फूड क्राइसिस दुनिया में बढ़ रहा है और उसी वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। हमें इन जानवरों का भी ख्याल रखना है, नहीं तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। ब्रेक का वक्त हो गया है जी बिल्कुल, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए दुनिया बोल है। फहीम खान ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और हम हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है किसी और ने नहीं, हमारे अपने बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत फहीम खान ने। आज आपको मालूम है ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस, उसमें मैं हूँ। नहीं, उसमें आपको मेरी तस्वीर लगवानी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी तस्वीर लगवा दूंगा, लेकिन Please. फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि उसके लिए वीपीएन भी डाउनलोड करना है, क्योंकि ट्विटर जो है वो ट्रेंड्स बहुत ही अच्छे चला रहा है। खैर नाजरीन, आज की बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो ये रही कि तारा जो है माशाल्लाह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल कोट पहना हुआ उन्होंने, और वर्दा आप भी माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं। आप चाह रहे हैं कि हम आपकी तारीफ करें? नहीं, मेरी हो चुकी है ब्लैक में मेरी वो 100 ट्विटर वाले जो ट्रेंड चला है ना, जिसमें उसमें हो चुकी है। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बातें सुन के कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोगों को ब्रेक लेनी चाहिए? I don't mind वैसे। हैं? ब्रेक लेनी है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेनी है। भाई देखिए नाजरीन, आपको ये बताया चले कि सोशल मीडिया और मीडिया का तालमेल इतना जबरदस्त चल रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर होने वाली हल्की सी नोक झोंक भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जंगल की आग की तरह फैलती है। खैर ऐसी एक वीडियो जो है वो कल से, ये नोक झोंक नहीं है, ये डिक्टेशन है। हाँ डिक्टेशन भी आप कह सकते हैं, डिक्टेशन थी, बट डिक्टेशन भी है, डिक्टेटरशिप भी है और मेंटोरशिप भी है, अगर आप इसे कवर करें तो। और ये भी कह सकते हैं कि जी बैक एंड बात हो रही थी कि कोई साहब आके कह रहे थे ब्रेक लेनी है, तो इन्होंने भी सुन लिया था, तो इन्होंने कह दिया कि जी ब्रेक ले लो। एक जमाने में होता था ना, मरीना खान का जब शो आता था 10, 9, 8, 7 के कार्ड्स, प्ले कार्ड्स होते थे, आईएफबी का कल्चर नहीं था। अब जो है ब्रेक भी डिक्टेट किया जाएगा। भाई देखिए वो अब ब्रेक ले लो, मैं जरा वो डिक्टेट नहीं कर रही, वो बेसिकली ये बता रही हैं कि देखो अगर आपने ब्रेक लेनी है तो आप ब्रेक ले लो, बीच में इंटरप्ट करोगे तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगी, और यकीनन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोई और बात करेंगे। और यही बता रही है बीच में इंटरप्ट करोगे तो मालूम है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन जो $1 मिलियन एक्सप्रेशन मरियम साहिबा का यहाँ पर आया ना, आपने ब्रेक लेनी है, हाँ ब्रेक लेनी है, अच्छा हाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। और फाइन आई टेल यू दिस, एक और क्लिप का शायद प्रोड्यूसर साहब ने निकाली हो, आई डोंट थिंक उन्होंने निकाली होगी। शहबाज शरीफ साहब जब गुज़िश्ता रात तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते उनके सारे मौजूद थे, तो वो एकदम से कहते हैं सुने मेरी बात सुने, गौर से सुने। तो इससे वाज़ेह हो रहा था कि अपने इत्तेहादी उनकी नहीं सुन रहे थे और वो एक तकरीर कर रहे थे और वो सब खाने में मसरूफ सर वो तो भुटानी साहब ने बता ही दिया ना आज सुबह आके, अल्लाह की कसम हम खुश थे, अल्लाह की कसम, इतने दर्द भरी आवाज, खुदा की कसम, पैसे मिल रहे थे, इज्जत नहीं मिल रही थी, आप दोनों गए, आप बड़े खुश थे कि कुछ लोगों की मोहब्बत में आ गए और आगे पछता रहे हैं। ये कहते हैं ना, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम। और ये कुछ लोगों की जो मोहब्बत होती है और ये कुछ लोगों की जो फोन कॉल होती है, अब मेरे ख्याल से पूरी आवाम जानती है। इतने ट्विटर ट्रेंड पानी का पानी हो गया, बोल देना चाहिए कुछ लोगों की कॉल है। क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी की मोहब्बत में आए हैं। मैं तो तैयार हूं सर कुछ लोगों की मोहब्बत में डूब जाने के लिए लेकिन कुछ लोग मुझसे इश्क करना ही नहीं चाह रहे। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं शो को। अच्छा नहीं, शो को आगे बढ़ाते हैं कि हम जब सियासत की बात कर रहे हैं तो कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर आप लोगों को तलहा, आपको स्पेशली आप हमारे साथ शो पे थे, आपको याद हो तो जब हम रमजानों में शो कर रहे थे, कनान ने हमसे कहा था कि 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने बाद इत्तेहादी आपस में ही लड़ पड़ेंगे, जो कि हम देख रहे हैं अभी। तो आप चलते हैं कनान साहब से कुछ पूछते हैं कि आगे फर्दर उनको हालात क्या लग रहे हैं पॉलिटिक्स लेकिन ये इत्तेहादी बचपन से लड़ते ही रहे हैं, अभी 10 दिनों के लिए साथ हुए, तो रिवायत है इनकी लड़ने की, आप ऑब्वियसली लड़ते रहेंगे। फूट के उमड़ रही थी। वेलकम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और सुबह सुबह आपको हमें डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आप हमें बताएं कि सितारों के साथ आपका मेल जोल क्या कह रहा है। आपने लास्ट टाइम कहा था हमसे कि इत्तेहादी जो हैं ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे, कुछ अरसे की बात है और जो कि हम देख भी रहे हैं इस वक्त। तो आगे आपको क्या लगता है कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाएगी? सारे क्या कहते हैं, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत एक बार फिर से आएगी या नहीं, क्योंकि सबकी उम्मीद वहीं लगी हुई है? बिल्कुल वर्दा जी, ये मेरा ख्याल है अप्रैल के एंड में हमने शो किया था, तो मैंने आपको कहा था कि जुलाई और अगस्त जो है ये ऐसे महीने हैं जिसमें इत्तेहादियों के आपस में इख्तिलाफात होते हुए नजर आ रहे हैं, और अब हम देख भी रहे हैं कि उसका एक राज हुआ है। लेकिन अभी अगर मैं मजीद कैलकुलेशन करूँ आगे की, तो ये जो 7वें महीने का जैसे ही आगाज होगा,
देखिए 24 जून से जुलाई के महीने का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही मंथ का नंबर चेंज होगा 7वां महीना एग्जैक्टली आएगा तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। याद होगा मैंने एक बात और कही थी कि जुलाई अगस्त का ये वो पीरियड है जिसके बाद बिलावल साहब और जरदारी साहब जो है वो खुल के सामने आएंगे। तो आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें जो बड़ी इत्तेहादी पार्टी मानी जा रही है हुकूमत की, डेफिनेटली वो पीपल्स पार्टी, जो कि क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने जरदारी साहब ने जो है वो शहबाज साहब को बनवाया है, वो क्लेम भी करते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि जुलाई अगस्त के या आफ्टर दैट जो है ये खुल के सामने आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, और जरदारी साहब भी और पीपल्स पार्टी भी जिनके मीटिंग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इख्तिलाफात मुझे ग्रेजुअली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कम होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा कनान, फ़हीम बात कर रहा हूँ। कनान, मुझे ये बताइएगा कि आप तो माशाल्लाह से सितारों से ज़्यादा नंबर्स और कैलकुलेटर पर बिलीव करते हैं, और मेरे ख्याल में आप उसी के हिसाब से जो है वो हमें बता भी देंगे। 7वें महीने का आपने बताया कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, उमूमन 7वें महीने में बढ़ भी जाती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खैर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब की फेवर में ये मामला जाता हुआ अभी तक सोशल मीडिया पर अभी तक दिखाई दे रहा है कि खान साहब की फेवर में, नंबर्स खान साहब की फेवर में है या नहीं, मुझे ये बताइएगा। बिल्कुल फ़हीम साहब, मैंने पहले भी बताया था कि खान साहब के लिए 7 का दिन लकी है। खान साहब अप्रैल को तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, 25 को ही वो सिलेक्ट हुए थे लास्ट इलेक्शन में वजीर आजम के लिए। 7 वोटों से उन्होंने अपना सेनेट का इलेक्शन जीता था। तो 7 का दिन उनके लिए बहुत ज्यादा लगती है। 7वें महीने का आगाज होने जा रहा है तो खान साहब की पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, और इलेक्शन में खान साहब की जो परफॉर्मेंस है अब ज़िमनी इलेक्शन में वो बहुत अच्छी नजर आ रही है मुझे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए भी। सही। चलें जी कनान साहब, अभी बता दीजिए कि आने वाला हफ्ता जो है ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें कैप्रिकॉर्न की, वर्गो की, एक्वेरियस की, एरीज की, तो ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी के हवाले से? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैंसेरियन लोग जो है उनके लिए बहुत अच्छे टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। उनका रूलिंग मंथ भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मून बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो उनके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है इसमें। तो कैंसेरियन के लिए ये वीक बहुत अच्छा और पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर कोई कैंसेरियन शादी के लिए तैयारियों में है तो शादी के रिश्ता होने के चांसेस मौजूद है। यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाने के हवाले से भी कैंसेरियन के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। कैंसेरियन के बाद अगर कैप्रिकॉर्न्स की बात करूं जो कि फ़हीम साहब की है, भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होने जा रहा है। इनकी जिंदगी में मेजर चेंजेस आएंगी और ये पॉजिटिव चेंजेस मुझे होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि किस ज़ोडिएक साइन का ज्यादा अच्छा टाइम आएगा, तो टॉरस लोगों का बहुत अच्छा टाइम पीरियड इन 2 महीनों में आएगा, जुलाई और अगस्त के महीने में। और इस हफ्ते की बात करूँ तो टॉरस लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आ रही है, और अगर जॉब लेस है तो जॉब मिलती हुई उनको नजर आ रही है। फिर उसके बाद स्कॉर्पियो लोगों का हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इस वीक में, और बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्कॉर्पियन अपॉर्चुनिटीज मुझे आने वाले टाइम पीरियड में नजर आ रही है। और पाइसेस और एरीज के बारे में क्या कहेंगे, वर्गो और जेमिनी? लोगों की अगर मैं बात करूँ तो क्रिएटिविटी के हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। अगर वो एजुकेशन के लिहाज से इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं देन भी टाइम बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर 2 लोगों की बात करूं तो उनका ट्रैवल नजर आ रहा है मुझे, और ये ट्रैवल कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी के लिए नजर आ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, काम से रिलेटेड ट्रैवल भी हो। जुलाई लोगों की बात करूं तो उनका टाइम पीरियड जो है उनको थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से केयर करने की जरूरत है। बिजनेस और जॉब के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड उनका इस हफ्ते में रहने वाला है। बेहतरीन कन्नान साहब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, गैब का बेशक अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हम सिर्फ नंबर्स के ज़रिए कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, अजम्पशंस लगा सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कन्नान के आप जो प्रेडिक्शन देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। जी कन्नान, बताइएगा, आप बता रहे थे एरीज के बारे में, आई थिंक सेक्रेटेरियस के बारे में बता रहे थे। जी, एरीज के बारे में बता रहा था मैं। तो एरीज लोगों की मुश्किलात अभी थोड़ी कम होती नजर आएंगी। इस वीक में उनके लिए किसी नए काम का आगाज करने के हवाले से काफी अच्छा टाइम पीरियड नजर आ रहा है, और हेल्थ भी उनकी इंप्रूव होती है मुझे नजर आ रही है। तो एरीज लोगों के लिए भी इस वीक में अच्छा टाइम है। सभी टेरियस की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों को
इस टाइम पीरियड में किसी कोई बड़ा चांस मिल सकता है, कोई अच्छी गुड लक मिल सकती है। मतलब अगर लॉटरी है या कोई प्रॉपर्टी है जिसमें उन्हें इन्वेस्टिंग का जैकपॉट लग सकता है, जिसे कहते हैं ना कि कोई छोटी प्रॉपर्टी ली थी एकदम से प्राइस उसकी बढ़ जाना, या फिर इस तरह की कोई चीज लॉटरी टाइप हो सकती है, जैकपॉट लगता हुआ नजर आ रहा है। सजिटेरियस लोगों का स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर सजिटेरियस भी इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में मजीद या घर खरीदना चाह रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा और लकी टाइम पीरियड है। अच्छा, मैं तलहा से जो है वो मैं तलहा का साइन पूछना चाहूंगा कि तलहा आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? यार इनको याद है, पहले कर चुकी है, बता दें वरना आप ही बता दें। आप जेमिनी के बारे में बताएं। और जेमिनी और विर्गो मिक्स होते हैं, उनके बारे में बताएं। Gemini and Virgo, it's Leo and Virgo, 23rd August. It's called the cusp। ओके, तो ये जरा बताइएगा भाई, ये इनकी 23rd अगस्त का। जेमिनी वालों के बारे में भी बताया कि ना, मेरा क्यों पूछ रहे, अपना पूछिए। मेरा बता चुके हैं वो, आपने शायद वर्दा का पूछे ना आप, उनका भी बता चुके हैं। अपने बीवी बच्चों का पूछ ले फहीम, उनका भी बता चुके हैं। तलहा का बताएं, जेमिनी का बताएं, फिर तलहा का भी बताएं। तलहा का बताएं, बस छोड़ दे सब सब छोड़ दें जी। तलहा साहब की अगर मैं बात करूं तो वर्गो लोगों की बात करूं तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है वर्गो लोगों के लिए। लियो और वर्गो मिक्स है ये। cusp 23rd। हेल्थ के हवाले से जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है लोगों में, और जो स्पेशली वर्गो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो अपने अंदर मजीद पॉजिटिव एनर्जी जो है वो महसूस करेंगे, और एक से ज्यादा टास्क जो है इस वीक लाएंगे। यानी जनरली वो रूटीन से थोड़ा सा हटके भी बर्डन थोड़ा सा अपने कंधों पे लेते हुए नजर आएंगे, और उसमें कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार वो ईद शोज जो है वो सोलो करेंगे। तो बर्डन उनके ऊपर आने वाला है और वो टास्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यानी कि ऑन एयर फहीम बता चुके हैं कि वो हमें डिश करने वाले हैं ईद शोज पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कन्नान ने बताया है कि ज्यादा बर्डन जो है वो तलहा पर होगा। खैर, एनीवे कन्नान, मेरा एक सवाल, हमेशा आप एक टाइम फ्रेम देते हैं, मेरे ख्याल में शायद आपके अलावा आज तक किसी ने ये टाइम फ्रेम देने का ट्रेंड जो है वो चलाया नहीं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वर्ल्ड कप चल रहा हो या PSL हो, कुछ भी हो, आपकी तरफ से एक टाइम फ्रेम आता है, सियासत पे भी आता है। मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसा टाइम फ्रेम बताएं कि जी इस महीने से लेकर इस महीने तक इलेक्शंस और हुकूमत का जाना या किसी और पार्टी का अमल में आना या इलेक्शन के बाद इसी पार्टी का वापस आना, क्या नंबर्स क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गैब का इल्म, जैसे कि हम हमेशा यही कहते हैं इस सेगमेंट में कि अल्लाह पाक की जात जो है वो जानती है, और नंबर जो है वो क्या कहते हैं? जी फहीम साहब, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं आपने। देखिए, करने वाली वाकई बात अल्लाह ताला की, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि ये जो जुलाई अगस्त के महीने, स्पेशली अगस्त का महीना, ये हमजा शहबाज की हुकूमत के लिए काफी डेंजरस हो सकते हैं। मैंने पहले भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये वो टाइम पीरियड है जब इनके लिए अपनी पंजाब में हुकूमत संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमजा शहबाज के लिए मुझे आने वाले टाइम पीरियड में प्रॉब्लम नजर आ रही है। दूसरा क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक इलेक्शन का, मेरी प्रेडिक्शन यही है, पहले दिन से है जब से हुकूमत आई है, कि 2023 के मार्च के बाद किसी भी टाइम पीरियड में इलेक्शन हो सकते हैं या अनाउंसमेंट हो सकती है, टाइम पीरियड दिया जा सकता है। लेकिन आफ्टर 2023 के जो मार्च है उसके बाद मुझे इलेक्शन नजर आ रहे हैं, उससे पहले मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हालांकि मैं अभी आपको बता रहा था कि इख्तलाफात हमें देखने को मिलेंगे, ये चीजें चलती रहेंगी ऑन एंड ऑफ, लेकिन इलेक्शन 2023 के मार्च के बाद कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा कन्नान भाई, इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा कि आवाम को ये महंगाई से कुछ रिलीफ या कुछ राहत मिलती हुई कौन से महीनों में नजर आ रही है? वर्दा जी, आपको याद होगा मैंने पहले महंगाई की प्रेडिक्शन दी, उसके बाद 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा, मैंने फिर से कहा कि मजीद महंगाई, इसलिए पूछ रही हूँ, फिर वो बढ़ा। अभी भी आप ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे पूछे, कैलकुलेशन ये बता रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में मजीद महंगाई अल्लाह ना करे होती नजर आ रही है, क्योंकि ये टाइम पीरियड स्पेशली जुलाई और अगस्त का टाइम पीरियड जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच कन्नान, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी खबरें भी सुनने को मिली हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक खबर भी मिल गई है सुनने के लिए कि महंगाई मजीद बढ़ सकती है। महंगाई मजीद क्या होने जा रहा है, राइट में बताया जा रहा है कि शायद किसी लाइफ कट पे हमें जाना है इस वक्त। वजीर आजम असद रऊफ हमारे बड़े मशहूर अंपायर, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी सैड खबर है। मेरा दिल टूटा जब मैंने आज सुबह ये खबर देखी और अपनी टीम की रिपोर्ट देखी कि हमारे टैलेंट बहुत
कदर नहीं। असद रऊफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बहुत बड़े अंपायर हैं, अच्छा, हम क्रिकेट के दिलदादा हैं, लेकिन सैडली आजकल वो एक लुंडे की दुकान पे काम कर रहे हैं। नहीं तला, यहाँ इसको चीज को करेक्ट करवा लें। और वो असद साहब इसीलिए आए हैं स्पेशली ये करेक्ट करने के लिए कि ये उनका फैमिली बिजनेस है, फैमिली और बिजनेस वो जब एम्पायर थे तब भी वो यही बिजनेस कर रहे थे और ये बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। ये बिल्कुल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड है। मेरे ख्याल में अगर वो खुद ही इसकी वजाहत करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो पहलू दिखाया जा रहा है वो गलत है, बिल्कुल ये अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। और ये अच्छा, ये इन्होंने बेसिकली जब गोल्डन हैंडशेक लिया था 57 इयर्स की एज में, इन्होंने क्लियरली वाजे किया है कि उस वक्त गोल्डन हैंडशेक लेने के बाद इन्होंने ये अपना कारोबार शुरू किया, और जब ये एम्पायर एज एम्पायर काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, आईसीसी के लिए, तब भी ये बिजनेस ये रन करते थे। इनको शौक है इस चीज का और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो बेसिकली स्क्रैप का बिजनेस भी आप इसे कह सकते हैं। आप इसे एक्स्ट्रा ओवरलोड जो होता है, जो कि अफ्रीका से वन टाइम यूज, या ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अगर आपका एक बटन भी ठीक नहीं लगा हुआ ना शर्ट में, वो उसे स्क्रैप में डाल देते हैं। आप बटन की बात कर रहे थे ना, स्टिचिंग जरा सी 19-20 हो जाए, ऐसा ही है। तो ये स्क्रैप बिजनेस भी होता है, ये एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। जब भी कोई हमें इंटरनेशनल ऑर्डर मिलता है ना फ़हीम, तो इस स्क्रैप के अलावा ऑर्डर अगर मिलता है हमें 100 शर्टों का, तो 3% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की जाती है बैकअप के लिए। तो वो 3% एक्स्ट्रा होती है, बाज़ औक़ात वो यूज नहीं होती है, पड़े रहती है, तो वो फिर हमारी मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती हैं लोकल यूजर्स के लिए, व्हिच इज अगेन अ ग्रेट डील। असद साहब हमारे साथ मौजूद है, अभी राब्ता किया जा रहा है। ओके जी, आ गए हैं सर जऊफ साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सो वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, चेक कीजिएगा। असद साहब को आवाज आ रही है हमारी? हाँ, वो सुन नहीं पा रहे हमें शायद। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? तबीयत बखैर आपकी? You can't hear him still. टेक्निकल इश्यूज आ गए, टेक्निकल इशू है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। चलें आप चेक कीजिएगा। अच्छा, वैसे हमारे सोशल मीडिया की यही तारीफ जो है वो अक्सर व बेशतर आपने सुनी होगी हमारे मुंह से भी, और स्पेशली जब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हुआ तब इसे बिलखुसूस हाईलाइट किया गया था कि भाई खुदा के वास्ते आप एक खबर को फैलाने से पहले उसकी रिसर्च कर लें, उसके बारे में पता कर लें कि वो खबर क्या है। ये तो तब होगा ना जब आपके यहाँ सहाफत होगी। सैडली आपके यहाँ जर्नलिज्म बची नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बची नहीं है। जो हल्की सी रिसर्च कर लेता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है और एक खूबसूरत सी लड़की को सामने बिठा दिया जाता है, बोलता है बस इसे सब मालूम है। नहीं, उनसे बोलते हैं आप ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ये नहीं कहा जाता। बस असद साहब आ गए। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमें सुन सकते हैं सर? मेरे ख्याल में टेक्निकल नहीं, टेक्निकल इशू, बड़ा टेक्निकल इशू, बड़ा टेक्निकल, छोटा नहीं हो सकता ये। कोई इसके लिए टेक्नीशियन चाहिए होगा। हमें ब्रेक, मेरे ख्याल में आप ब्रेक ले लें। हमें ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है। आप पूरी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लें आप, ब्रेक के बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आप नाज़रीन ब्रेक ले लें। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जी। आफ्टर द ब्रेक। हाँ, मैं ब्रेक ले ली ना हमने, अब हम वेलकम बैक करेंगे और ऐसा ही होगा जी। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि असद रऊफ साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब साबिक एम्पायर असद रऊफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम, और मेरी तरफ से आज सब व्यूअर्स को और आपको भी बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। असद साहब, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर जो है वो आप कुछ तस्वीरों के साथ बहुत ज़्यादा फेमस हुए। मैं चाहूँगा कि आप अपने अल्फाज में खुद उसकी वजाहत अगर करना चाहें कि वो क्या है, आपका कौन सा बिजनेस है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ और ही पहलू बताया जा रहा है। देखिए, किसी चीज़ को भी आप नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें तो वो आपकी सोच है या जो इसको देख रहे हो उसकी सोच है। तो ये तो मेरा बिज़नेस बहुत पुराना है, ये 35 इयर्स इसको हो गए, और मैंने असल में अपना बिज़नेस व्लॉग वायरल जब हुआ तो लोगों ने समझा पता नहीं असद अंपायरिंग की दुनिया से हट के तो ये कोई लंडे की रेडी लगा ली है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट है यूज़ क्लोथिंग। एंड अब इसको लंडे का काम कह लें या यूज़ क्लोथिंग बिज़नेस कह लें, इसमें पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। अपना मेमन अजराज जो इसको इंपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे, और ये दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे काम करें। इसको स्टडी करें ना तो उसके बाद मेरे से बात करें तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ।
सही। अच्छा असद साहब ये बताइएगा कि 15 साल माशाल्लाह से आपने एम्पायरिंग की, अपनी एक उंगली के इशारे पे आपने लोगों को जो है वो पवेलियन की राह दिखाई है। आप ये बताइए कि आप गोल्डन हैंडशेक आपने बताया कि आपने लिया था, उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया, लेकिन आप प्रॉपर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर पाए, शायद जिसकी वजह से इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो वजह बताएंगे कि आप प्रॉपर रिटायरमेंट अपनी क्यों नहीं अनाउंस कर सके? ये देखिए, ये जो इश्यूज आए थे ना इंडिया से, ये इस टाइम पे आए थे जब मैं अपना आखिरी टूर्नामेंट करने जा रहा था और मैं आईसीसी से तय कर चुका था कि मैं 2013 में अंपायरिंग नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सी वजूहात हैं। मेरे बेटे की बीमारी थी, मेरी फिटनेस प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मेरी एज 57 हो गई थी। तो इस एज में इस हाई लेवल पे और ये काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। तो मैंने अपने अच्छे वक्त में आईसीसी को 2012 में या आपके एक चैनल पे मैंने अपने इंटरव्यू में भी, हाफिज इमरान साहब वक्त टीवी पे गेम बीट प्रोग्राम में मैंने बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया था। मगर जब ये इश्यूज आए तो मैं इंग्लैंड से मुझे विड्रॉ किया गया। आईसीसी ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, हम आपको सिर्फ इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं कि आपको मीडिया प्रॉब्लम होगी, एक टूर्नामेंट इतना बड़ा दुनिया में चल रहा होगा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इश्यूज़ में कोई जान ना हुई, तो हम आपको पूरी आपकी फ़ीस भी देंगे और आपका ट्रैवल अलाउंसेस और जो है वो मुझे दे देंगे। तो मुझे वो विड्रॉ किया गया था और मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। उसके बाद मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, मेरा आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी जून में ख़त्म हो गया था। तो इसमें आईसीसी ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में, आप अगर आईसीसी वेबसाइट पे जाएं तो नोटिफिकेशन में बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि असद रऊफ़ की रिटायरमेंट का इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और आईसीसी ने मुझे आज तक कभी क्वेश्चनिंग नहीं की इस सिलसिले में। अच्छा असद साहब, अगर वापस आपके बिजनेस की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और बड़े लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, काफ़ी टाइकून्स भी जो हैं वो ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या टर्नओवर होगा अगर आप से मैं पूछूं कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट मार्जिन का, अगर इस बिजनेस की डिटेल में बात करें, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लोगों को ये लग रहा है कि आप रेडी लगा रहे हैं लंडे के कपड़ों की, तो इस बिजनेस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर आप खुल के वजाहत से बता सकें, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, मुझे इसका खुद भी कपड़े पहनने के शौक़ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपने क्रिकेटिंग दौर में और अंपायरिंग दौर में मुझे कहा जाता था कि ये हमारा सबसे खुश लिबास अंपायर है या क्रिकेटर है। तो ये एक ऐसा काम था जिसका मुझे नॉलेज भी था। पाकिस्तान में तो वो काम करना चाहिए जिसका आपको नॉलेज भी हो, आपको एक्सपीरियंस भी हो। तो इसका मुझे एक्सपीरियंस इसलिए था कि जब मैं इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था तो हमारा शौक़ ही यही होता था कि कपड़े पहनना, कपड़ों के मुतालिक, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत होता था। मैं लीग क्रिकेट खेलता था, सैटरडे संडे को मैच होता था, 5 दिन मेरे पास फ्री होते थे। तो जब उस ज़माने के हम जो क्रिकेटर्स जो साथी थे, हम यही विंडो शॉपिंग कपड़ों के मुतालिक, तो बाद में मैंने इसको अपना बिजनेस बनाया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान छोड़ने के बाद। तो क्रिकेट अंपायरिंग का सफ़र तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि आप घर से निकलो, रिज़्क़ की तलाश में निकलो, तो आगे रास्ते वो मेरे हैं। तो मैंने जब ये काम शुरू किया था तो उसके बाद अंपायरिंग की ऑफ़र हुई। माजिद खान साहब ने अपने दौर में आके अंपायरिंग में मुझे ऑफ़र की और अब मेरा अंपायरिंग का सफ़र शुरू हुआ। तो मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये अल्लाह ताला के रास्ते हैं, उसके रिज़्क़ देने के रास्ते हैं। तो रिज़्क़ आप अगर हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो मुझे कोई आर नहीं, मैं कौन सा बिज़नेस कर रहा हूँ या कौन सा प्रोफेशन में अपना इख्तियार कर रहा हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा आसिफ साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये देख के सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार हम भी ये कारोबार करें। अच्छा, इस वक्त इम्पोर्टेड गारमेंट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो क्या आपके काम के ऊपर ही बैन लगा हुआ है या आप लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, माल आपके पास आ रहा है? और आपने कितना रेट बढ़ा दिया है सर शर्टों का, कपड़ों का, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई भी और हर कोई रेट बढ़ा रहा है? यकीन करें, मैं इस महंगाई के दौर में ये पाकिस्तानी अवाम के लिए ब्लेसिंग है। 90% लोग बहुत गरीब हैं और वो जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डॉलर का रेट कहाँ पे जा रहा है, तो ये इंपोर्टर जब डॉलर में पेमेंट करते हैं थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। मगर इसके बावजूद इस कारोबार में हर लेवल का कपड़ा है। बेशुमार पाकिस्तान में लोग, हमें तो पता है ना, हम तो इस बिज़नेस में हैं। यकीन करें, पाकिस्तान में अगर ये बिज़नेस ना हो तो ये जो इम्पोर्टेड
लोग कपड़े पहन के या जूते पहन के, नाइकी के जूते या एडिडास पहन रहे हैं, ये पाकिस्तान में लोगों को देखने भी ना नसीब हो। इनकी जो प्राइसेस हैं आउटसाइड पाकिस्तान, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। नॉर्दर्न एरिया में यकीन करें इतनी ठंड पड़ती है और गर्म कपड़े पाकिस्तान में अगर सेकेंड हैंड में इंपोर्ट ना हो रहे हो तो यकीन करें इनकी प्राइसेस ही कोई नहीं पे कर सकता। गरीब लोग नॉर्दर्न एरिया में लोग ठठर के मर जाए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अच्छा असद साहब, मैं अभी भी जो है वो इस बिजनेस की डिटेल जो है वो आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस वक्त दुनिया में कौन है? क्या अफ्रीका से ये कपड़े आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे अमेरिका। हैं? ये यूज जो क्लोथ बात कर रहे हैं स्पेशली उसकी मैं बात करूंगा, लेफ्ट ओवर्स की नहीं। ये सारी दुनिया से पाकिस्तान में ये कपड़ा आता है, अमेरिका, कनाडा, सारा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इसमें और भी बेशुमार ममालिक है, मगर ये दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। आप ज़रा सेकेंड हैंड क्लोथिंग वेबसाइट पे चले जाएं या आप इसको ज़रा सा सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि उन ममालिक में, मैं उनके वेयर हाउसेज के भी विजिट किए हैं, यकीन करें मीलों में फैले हुए हैं वेयर हाउसेज और इतने कपड़े दुनिया में जा रहे हैं गरीब ममालिक में। अफ्रीका इसका सबसे बड़ा अफ्रीका में इंपोर्टर। असद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा कराची का सॉरी टू इंटरप्ट, कराची का एक बहुत बड़ा सर बिजनेस, सिंध का बहुत बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसकी बहुत बड़ी शुगर मिल है। उनका ये कहना था कि मैं पहले लुंडे का काम करता था और लुंडे के कपड़ों से डॉलर निकलते थे और मैंने वो डॉलर जमा करके अपने लिए शुगर मिल लगा ली। ऐसा होता है आपके साथ हुआ है सर, ऐसे निकले कपड़ों से? नहीं, मेरे साथ भी ये चांसेस हुए हैं, मगर अब वो जो लोग ये काम करते थे अब उन्होंने सर्चिंग शुरू कर दी। पहले डॉलर निकाल के फिर कपड़े भेजते हैं, उसके बाद उनकी पैकेजिंग करते थे। बिल्कुल निकलते थे, मेरे पास भी इसकी मिसालें हैं। मेरे कपड़ों से पाउंड भी निकले हैं, डॉलर भी निकले हैं, तो ये इतनी तादाद में नहीं निकलते कि शुगर मिले ही लग जाए। सर लगी है, सर लगी है, गुड लक अगर उन्होंने शुगर। अच्छा रऊफ साहब, एक कपड़ों के अलावा भी आप क्रॉकरी का काम भी करते हैं, तो वो भी क्या यूज्ड क्रॉकरी किस तरह से आती है या सेकंड हैंड क्रॉकरी होती है, किस तरह से होता है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, मैं इस काम को ज़रा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। इस काम में ब्रांड न्यू चीज़ें भी आती हैं, स्लाइटली यूज भी आती है। मैं दुनिया की हर चीज़ इंपोर्ट होती है और दुनिया की हर चीज़ मैं ख़रीदता भी हूँ और मैं उसको अपना बेचता भी हूँ अपने स्टोर पे। क्रॉकरी, आउटस्टैंडिंग, डेकोरेशन, क्रिस्टल, इतनी चीज़ें आते हैं। तो मैं तो आप कहता हूँ कि किसी दिन आप मेरे पास विजिट करें और आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या चीजें। मैंने आपकी वीडियोस देखी है क्रिस्टल की और क्रॉकरी की, अमेजिंग। मैं तो देख के ही जो है ना मैं फिदा हो गई। मैंने कहा यार कुछ खरीदना है यहाँ से। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत कलेक्शन है आपकी क्रॉकरी का। ये मेरे घर पे भी मैंने मेरी इंपोर्ट, मैं सेकंड हैंड के अलावा मैं नए इंपोर्टेड कपड़े का भी बिजनेस है मेरा। वो मैं शॉप अपने घर पे रन करता हूँ और यकीन करें आपके कई चैनल वाले जो आए हैं वो कहते हैं कि हम आपसे पहले अपना इंटरव्यू तो बाद में करेंगे, पहले हम आपसे शॉपिंग कर लें। ये वाला ऑप्शन आपने हमें नहीं दिया पहले। आई विश कि आप कभी लाहौर में आए, मेरे गेस्ट बने, मेरे घर पे रहे और मेरे बिजनेस को विजिट करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच असद रऊफ साहब। के लिए तो मैं आ रही हूं, मैंने जरूर, बुक कर बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया अभी के तला हमें पता चल गया और नाजरीन को भी पता चल गया होगा कि भाई अगर कोई यूज क्लोथ्स का काम कर रहा है वो लंडे के कपड़े नहीं बेच रहा, वो शुगर मिल लगाने के लिए प्लान कर रहा है। लोग बड़े अजीब है, जब उनको शो ऑफ करना होता है, जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते नाइकी, एडिडास और बड़े बड़े ब्रांड रीबॉक जैसे, तो वो लंदन से जाके सस्ते में खरीद लेते हैं और बताते नहीं है कि हमने लंदन से खरीदा। हमने तो उस बड़े वाले मॉल से, मेरी खाला गई थी लंदन से लेकर आई है। भाई बोल लंदन से खरीदा। ये खाला लंदन से लेकर आती है और लाती सिर्फ इतवार वाले दिन है, पता नहीं क्यों। ये खाला इनकी फ्लाइट इतवार को ही क्यों लैंड हो रही है मुझे नहीं पता, ऐसा ही है। तो खैर क्रिकेट, लेकिन बाय द वे लंदन में मैंने 10-10 हजार के जूते भी देखे हैं, इतने महंगे महंगे आइटम भी होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ टैग लगे हुए होते हैं, बाकायदा जो है वो ब्रांड न्यू शूज होते हैं वहां पर जो मिल रहा है। शॉपक्रीपर भी होता है ना, उसको ही पता होता है कि नया है तो इसके प्राइस 10-12 हजार से कम। बड़े अक्लमंद हो गए लंदन के सेलर्स, बाय द वे दे नो व्हाट दे आर सेलिंग। चला ब्रेक ले ले, शो खत्म हो गया। नहीं, शो खत्म हो गया, क्लोज कर दो, आपकी इजाजत है, पक्की बात है, क्लोज करना है, नोट शीट निकाल लें आप इस बात क्लोज कर दें। क्लोज करके प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ। फहीम खान के हुक्म के मुताबिक हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगर फहीम ने छुट्टी ना की। अल्लाह हाफिज। आपने फहीम औरंगजेब बना दिया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।